प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं एमएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत आपको वीडियो लेकर के आया हूं। उसमें मेरा आज का सब्जेक्ट है टीचर एजुकेशन, अध्यापक शिक्षा, और आज का मेरा टॉपिक है दूरवर्ती शिक्षा के लाभ। दूरवर्ती शिक्षा के वह कौन कौन से लाभ हैं, दूरवर्ती शिक्षा के माध्यम से हम छात्रों को किस प्रकार से शिक्षा प्रदान करते हैं, दूरवर्ती शिक्षा के माध्यम से हम छात्रों को घर बैठे किस प्रकार से शिक्षा पहुंचाते हैं, दूरवर्ती शिक्षा के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए वो कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, और दूरवर्ती शिक्षा के माध्यम से जहां पर शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है वह शिक्षा पहुंचाने का जो कार्यक्रम है उनको अपनाया जा रहा है। इन सारी बातों पर हम एक एक बिंदु पर आज चर्चा करेंगे। तो पहला बिंदु है सतत शिक्षा प्रदान करने का अभिकरण। सतत शिक्षा प्रदान करने का अभिकरण है दूरवर्ती शिक्षा जो होती है वो सतत शिक्षा प्रदान करती है, वो अनवरत चलती रहती है। इसमें जब भी कोई विद्यार्थी कभी भी इससे जुड़ सकता है। अगर कोई विद्यार्थी परीक्षा देने से वंचित रह जाता है तो पुनः वो दोबारा इससे जुड़ सकता है, पुनः परीक्षा दे सकता है। अगर बीच में कोई उसको कोई परीक्षा देने में असमर्थता है या किसी पढ़ाई में असमर्थता है तो पुनः इससे जुड़ करके बीच में अपने दोबारा इससे जुड़ करके शिक्षा प्रदान कर सकता है। तो ये जो शिक्षा है सतत शिक्षा प्रदान करने का एक अच्छा माध्यम है। ये लगातार चलता रहता है, ये कभी बंद नहीं होता। क्योंकि जब हम कहते हैं कि दूरवर्ती शिक्षा का ऐसा कार्यक्रम विद्यार्थियों को सुलभ करवाया जाता है कि विद्यार्थी अगर व्यस्तता में किसी कार्यक्रम को कर रहे हैं या कार्य से जुड़े हुए हैं, वो विद्यार्थी भी इनसे जुड़ करके और अपने शिक्षा को प्राप्त कर सकता है, सतत शिक्षा के माध्यम से उनसे जुड़ सकता है और अपने उन्नति कर सकता है। तो ऐसा माध्यम शिक्षा प्रदान करने का जो अभिकरण है वो दूरवर्ती शिक्षा के लाभों के अंतर्गत अपन ले सकते हैं। दूसरा है किसी भी अवस्था में लाभान्वित। किसी भी अवस्था में इसमें लाभान्वित हो सकते हैं हम, कोई इसमें आयु लिमिट नहीं होती, किसी आयु की कोई सीमा निर्धारित नहीं होती। किसी भी अवस्था में कोई भी आयु में हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, कभी भी हम पढ़ सकते हैं, किसी भी पाठ्यक्रम से हम जुड़ सकते हैं, किसी भी विषय वस्तु का पाठ्यक्रम हम घर बैठे प्रदान कर सकते हैं। ऐसी जो अवस्था है, किसी भी अवस्था के पाठ्यक्रम में भी दूरवर्ती शिक्षा बहुत लाभदायक रहती है। तो किसी भी अवस्था का मतलब ये होता है अगर हम सेवा में हैं या सेवारत है हम और कहीं सेवारत के अंतर्गत हमें कोई छुट्टी नहीं मिल पाती तो छुट्टियों में इस कार्यक्रम से हम जुड़ सकते हैं, या हमारी आयु लिमिट निकल चुकी है, यहाँ जहाँ शिक्षा से औपचारिक शिक्षा से जुड़ने में हमें असमर्थता है, वह हम दूरवर्ती शिक्षा की से जुड़ करके और किसी भी अवस्था में हम लाभान्वित हो सकते हैं। तो ये भी लाभ हमें ऐसा दूरवर्ती शिक्षा के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। हमें इसमें एज लिमिट की पूरी छूट रहती है, कोई इसमें बंधन नहीं होता, कभी भी कोई भी व्यक्ति और छात्र कभी भी इससे जुड़ सकता है। तो ये सारे लाभ इसके अंतर्गत बहुत माने जाते हैं, इसलिए किसी भी अवस्था में इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्ति को घर बैठे शिक्षा प्राप्त करने का माध्यम। व्यक्ति को घर बैठे शिक्षा प्राप्त करने का भी एक सुलभ माध्यम है। व्यक्ति को घर बैठे शिक्षा प्राप्त इससे करवाई जा सकती है जहाँ व्यक्ति जाने में असमर्थ है, या किसी कार्य में व्यस्त है, या वो कार्य कर रहा है उसको छुट्टी नहीं मिल पा रही है, या वो घर बैठे शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, रेगुलर नहीं जाना चाहता, तो व्यक्ति को घर बैठे शिक्षा प्राप्त करने का माध्यम भी दूरवर्ती शिक्षा के लाभों के अंतर्गत हम प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि हम इस प्रकार से कई प्रकार के यंत्रों के माध्यम से, दूरवर्ती शिक्षा के माध्यम में, टेलीविजन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से या अन्य कोई उपकरणों के माध्यम से हम घर बैठे उसको शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, या पत्राचार के माध्यम से घर पर सामग्री पहुंचा करके भी हम उनको शिक्षा प्राप्त करने का एक सुलभ साधन अपनाते हैं। इसलिए व्यक्ति को घर बैठे शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। किसी भी व्यक्ति को कोई कठिनाई नहीं होती, जब वो परीक्षा देना चाहे दे सकता है, जब वो जुड़ना चाहे जुड़ सकता है, बीच में अगर वो गैप लेना चाहे तो गैप ले सकता है। तो इन सारी चीजों का माध्यम एक दूरवर्ती शिक्षा का कई लाभों के अंतर्गत हम ले सकते हैं। तो व्यक्ति को घर बैठे शिक्षा प्रदान करने का माध्यम भी ये कहलाता है। अगला है निरक्षरता उन्मूलन का प्रभावी यंत्र। निरक्षरता
उन्मूलन का प्रभावी यंत्र, ये भी एक दूरवर्ती शिक्षा की अहम बात आती है, क्योंकि जो निरक्षरता है, जहाँ पर शिक्षा की जुड़े हुए व्यक्ति बहुत कम है, जहाँ निरक्षरता ज़्यादा है, तो हम इस माध्यम से दूरवर्ती शिक्षा के माध्यम को साक्षर कर सकते हैं, साक्षरता से जोड़ सकते हैं। उनके उन्मूलन का यह प्रभावी यंत्र माना जाता है। जहाँ कोई बालक बालिकाएं शिक्षा से वंचित है, गांवों में ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पर बालक बालिकाओं को शिक्षा को पहुंचाने में हम असमर्थ है, उन शिक्षा को पहुंचाने में हम समर्थ होने के लिए हमें दूरवर्ती शिक्षा का माध्यम अपनाना चाहिए, ताकि निरक्षरता को हम दूर कर सकें। लोगों को विभिन्न प्रकार के प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से अन्य भी कोई खुला जो हमारे बढ़ती शिक्षा है उनसे जोड़ करके, या अन्य कोई टेलीविज़न के माध्यम से या रेडियो के माध्यम से, इनमें हम सारी चीज़ें फिल्म स्ट्रिप के माध्यम से हम दूरवर्ती जहाँ पर कोई ऐसी कमी है शिक्षा की, वहाँ निरक्षरता ज़्यादा है, उनको वहाँ पर सारी चीज़ों को पहुँचा सकते हैं और वो उनमें अपना उन्मूलन कर सकते, इनको दूर कर सकते, इन कठिनाइयों को दूर कर सकते। तो ये बहुत प्रभावी यंत्र के रूप में दूरवर्ती शिक्षा उपयोगी कहलाती है। इसलिए दूरवर्ती शिक्षा का ये भी लाभ है, निरक्षरता उन्मूलन को प्रभावी यंत्र के रूप में, जहाँ पर हम निरक्षरता को दूर कर सकते हैं, बालक एवं बालिकाओं को, महिलाओं को साक्षर कर सकते हैं। तो ये यंत्र के रूप में भी हमारा उपयोगी कहलाता है। अगला है व्यावसायिक उन्नति प्रदान करना। व्यावसायिक उन्नति प्रदान करना भी हमारा बहुत ही इससे लाभ प्राप्त होता है। जो भी व्यवसाय उन्नति हमारा प्रदान करने के लिए हमें कई प्रकार के ऐसे कोर्सेज होते हैं जहाँ पर इनसे जुड़ करके हम व्यवसाय की उन्नति कर सकते हैं, हमारे व्यवसाय में बढ़ोतरी कर सकते हैं। अगर कोई अध्यापक अपने व्यवसाय, अध्यापक के व्यवसाय में बढ़ोतरी करना चाहता है या अन्य पाठ्यक्रम की डिग्री और लेना चाहता है, तो वो व्यवसाय उन्नति प्रदान कर सकता है दूरवर्ती शिक्षा के माध्यम से। क्योंकि जब अध्यापक सेवारत हो जाते हैं तो जाने आने में, रेगुलर प्रवेश करने में उनको कठिनाई रहती है, छुट्टियां नहीं मिलने के कारण उनको कठिनाई रहती है। लेकिन यही एक ऐसा माध्यम है जहां पर खुली शिक्षा के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से व्यावसायिक उन्नति हम प्रदान कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे पाठ्यक्रमों से जुड़ सकते हैं जहाँ पर हमें कोई कठिनाई न हो, जहाँ ग्रीष्मकालीन जो अवकाश है उसमें हम इसका उपयोग कर सकते हैं, शीतकालीन अवकाश जो हमारा लगता है इसमें अपने व्यवसाय की उन्नति कर सकते हैं, इनसे जुड़ सकते हैं। कई प्रकार से हम इन कोर्सों से जुड़ करके अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे कई प्रकार के कार्यक्रम है, या अन्य कोई कृषि संबंधी व्यवसाय उन्नति के कार्यक्रम है, या कोई बागवानी संबंधी उन्नति कार्यक्रम है, ये अन्य कोई काफ़ी डिप्लोमा या प्रमाण पत्र जो कि हमारी डिग्री डिप्लोमा इनके द्वारा प्रदान किए जाते हैं, ताकि व्यावसायिक उन्नति प्रदान करना हर व्यक्ति का एक सपना जो होता है, वो व्यावसायिक उन्नति के लिए, अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए, डिग्री लेने के लिए वो कई सालों से प्रयासरत रहता है। लेकिन दूरवर्ती शिक्षा के माध्यम से वो जुड़ करके वो अपने इस कार्यक्रम को वो आगे बढ़ा सकता है। तो ये उन्नति के लिए भी ये कार्यक्रम बहुत लाभदायक कहलाता है। इसलिए इन सारी चीज़ों के माध्यम से हम जहाँ समय और परिस्थिति के अनुसार, समय के अनुसार जहाँ जुड़ना चाहते हैं, हम पाठ्यक्रम को जुड़ सकते हैं। जब चाहते हैं रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और इन पाठ्यक्रम को हम पूरा कर सकते हैं। इसमें कठिनाई की कोई बात नहीं है, जब चाहे हम परीक्षा दे सकते हैं। तो ऐसे लाभों के लिए भी दूरवर्ती शिक्षा के कई लाभ माने जाते हैं। अगला है महिला सशक्तिकरण को प्रभावी बनाना। महिला सशक्तिकरण को प्रभावी बनाना भी इसका एक माध्यम कहलाता है, एक लाभ कहलाता है कि महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की जो स्थिति आप देख रहे हैं, महिलाओं को सशक्त बनाना हमारा सबसे अधिक प्रयास रहता है कि महिला अपने पैरों पर खड़े हुए रहे, आगे बढ़े, देश की उन्नति में भागीदारी साबित हो, समाज की उन्नति वो करे और परिवार की उन्नति वो करे, परिवार को अच्छा संचालन वो करे और महिला सशक्त हो, अपना काम श्रम अपने आगे बढ़े, पढ़ लिख करके अच्छे पदों पर वो जाएं। ऐसे सशक्तिकरण की बात हम इसके माध्यम से करें तो हमें ये महिला सशक्तिकरण को प्रभावी बनाना भी हमारे दूरवर्ती शिक्षा के एक माध्यम कहलाता है। दूरवर्ती शिक्षा का माध्यम महिलाओं के लिए बहुत उपयोगी है। कई प्रकार के रोजगार मुखी कार्यक्रम भी इसके अंतर्गत रखे जाते हैं, रोजगार से हम जोड़े जाते हैं। ऐसे डिप्लोमा डिग्री कार्यक्रम रखे जाते हैं, महिला इनसे जुड़ करके डिग्री डिप्लोमा प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकती है। तो ये महिला सशक्तिकरण को प्रभावी बनाने का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत
एक बहुत बड़ा लाभ है कि महिला सशक्तिकरण जो है हमें आगे बढ़ाने के लिए दूरवर्ती शिक्षा बहुत लाभदायक रहती है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए रोजगार मुखी कार्यक्रम विभिन्न प्रकार के इनके द्वारा चलाए जाते हैं, ताकि दूरवर्ती या मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा खुली शिक्षा के माध्यम से जहां पर महिलाएं आने जाने में उनको असमर्थता रहती है, वो रेगुलर प्रवेश नहीं ले सकती और वो कई प्रकार से पारिवारिक जिम्मेदारियां ज़्यादा होने के कारण वो विद्यालय से नहीं जुड़ सकती, उन बालिकाओं के लिए, उन महिलाओं के लिए हम महिला सशक्तिकरण को प्रभावी बनाने के माध्यम कहलाता है। इसलिए हम दूरवर्ती घर बैठे उनको शिक्षा प्रदान करना भी हमारा ये कार्यक्रम रहता है, ताकि घर बैठे वो रोजगार मुखी कार्यक्रमों से जुड़ सके, अपना रोजगार प्राप्त कर सके और लाभ प्राप्त कर सके। तो ये भी कार्यक्रम इसके अंतर्गत चलाया जाता है। दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा का प्रकाश पहुंचाना, दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा का प्रकाश पहुंचाना भी इसका कार्यक्रम रहता है कि दूरस्थ क्षेत्र जहाँ दूरवर्ती शिक्षा के माध्यम से हम जहाँ शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है, जहाँ पर शिक्षा का कोई ऐसा माध्यम नहीं है जहाँ शिक्षा से वो जुड़ सके, ऐसी चीज़ों को लेकर के भी हम दूरवर्ती शिक्षा को पहुंचाने का कार्यक्रम हम समय समय पर रखते हैं। क्योंकि दूरवर्ती क्षेत्रों में जहाँ पहाड़ी इलाके हैं, जहाँ पर कई प्रकार की ऐसी समस्या अध्यापक नहीं पहुंच पाते या औपचारिक शिक्षा से नहीं जुड़ पाते, ऐसे माध्यमों को औपचारिक शिक्षा से जो भी वंचित छात्र हैं, उन वंचित छात्रों को हम दूरवर्ती शिक्षा से हम जोड़ते हैं। जहाँ दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा पहुंचाने का कार्यक्रम हमें दूरवर्ती शिक्षा का रहता है, जहाँ पर टेलीविज़न के माध्यम से हम ऐसे प्रोग्राम निश्चित कर देते हैं, समय निश्चित कर देते हैं और हमें समय निश्चितता के अनुसार विद्यार्थी उस टेलीविज़न के आगे बैठ जाता है या रेडियो के आगे सुनने के लिए बैठ जाता है। तो उनके माध्यम से हम कई प्रकार के ऐसे कार्यक्रम रख सकते हैं जहाँ पर दूरवर्ती क्षेत्र में शिक्षा का प्रकाश पहुँचाया जा सकता है। ऐसी शिक्षा पहुँचाई जा सकती है कि उनको सुनकर के बालक, देख कर के बालक अपनी शिक्षा को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि कई प्रकार के ऐसे माध्यम हैं जहाँ पर हम इन क्षेत्रों में अध्यापक पहुँचना भी चाहे तो अध्यापक नहीं पहुँच पाता। पहाड़ी इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पर अध्यापकों को पहुँचना, कई आपदाएं विपदाएं ऐसी आ जाती हैं जहाँ पर अध्यापकों को कई प्रकार से कठिनाई होती है पहुँचने में। तो कई प्रकार की ऐसी हमारी सुविधाएं हैं दूरवर्ती शिक्षा के माध्यम से उनको शिक्षा पहुँचाने का, जहाँ पर उनका प्रकाश हम जगह जगह फैला सकते हैं, जहाँ पर शिक्षा से अन्य वंचित जो व्यक्ति एवं बालक एवं बालिका हैं उनको हम शिक्षा से जोड़ सकते हैं और हमें इसका प्रचार प्रसार भी हम इसके माध्यम से कर सकते हैं, ताकि शिक्षा का प्रकाश जन जन तक पहुंच जाए। दूरवर्ती शिक्षा के माध्यम से हर व्यक्ति जो साक्षर हो सके या अपनी डिग्री डिप्लोमा प्राप्त कर सके, अपनी उन्नति कर सके। तो ऐसे माध्यमों को साथ में लेकर के भी हम चलते हैं और दूरवर्ती शिक्षा के लाभों के अंतर्गत हम उनको लाभ प्रदान करते हैं। अगला है विकलांग एवं वंचित वर्ग को शिक्षा प्रदान करना। विकलांग एवं वंचित वर्ग को शिक्षा प्रदान करना भी इनका अहम लाभ कहलाता है। जो भी व्यक्ति विकलांग है, वंचित है वर्ग के हैं, उनको शिक्षा प्रदान करना भी हमारे दूरवर्ती शिक्षा का लाभ के अंतर्गत आता है। कई बार समाज में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जहाँ विकलांग व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने नहीं जा पाता, उनको कठिनाई होती है, वो घर बैठे शिक्षा प्राप्त कर सकता है, इनसे जुड़ सकता है और जुड़ करके अपने जो है विभिन्न कोर्स को प्राप्त करते हुए, डिग्री डिप्लोमा प्राप्त करते हुए अपने सरकारी जॉब में या अन्य किसी क्षेत्र में जा कर के अपना अवसर प्राप्त कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो विकलांग एवं वंचित वर्ग के जो बालक बालिका हैं इनको जोड़ने का एक माध्यम है, उनको शिक्षा पहुंचाने के एक माध्यम है। और शिक्षा पहुंचाने का माध्यम भी इसके अंतर्गत है कि घर बैठे उनको हम विभिन्न प्रकार की किताबें पत्राचार के माध्यम से पहुंचा सकते हैं, उनसे वो पढ़ सकता है और पढ़ने के पश्चात जब उसको कार्यक्रम से जुड़ना है, जब वो परीक्षा देना चाहता है, इनसे वो परीक्षा में दे सकता है। ऐसे कार्यक्रम को भी इनको शिथिलता प्रदान करते हुए कई प्रकार के ऐसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं जहाँ पर व्यक्ति को समय के अनुसार, जब उसको टाइम है उसके अनुसार वो अपना परीक्षा दे सकता है और डिग्री डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है। इनके लिए विकलांग वंचित व्यक्ति और जो कई प्रकार से वंचित वर्ग है, शिक्षा से वंचित रह चुके हैं, कई प्रकार की ऐसी जातियां हैं जहाँ पर बच्चे नहीं पढ़ पाते,
उन वंचित वर्ग के बच्चों को हम शिक्षा प्रदान करने का एक माध्यम भी दूरवर्ती शिक्षा के लाभों के अंतर्गत हम पहुंचा सकते हैं। तो कई प्रकार के ऐसे कार्यक्रम हैं जहां पर इनसे हम जुड़ करके बालक बालिकाओं को लाभ पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे भी कई प्रकार के ऐसे कार्यक्रम अपनाए जाते हैं जहाँ विकलांग व्यक्ति, क्योंकि विकलांगों को कई प्रकार से शिक्षा पहुंचाना बहुत कठिन कार्य हो जाता है, वो शिक्षा प्राप्त करना भी चाहे तो कई प्रकार की ऐसी परिस्थिति होती है कि वो जाने में असमर्थ होते हैं। इन व्यक्ति या वंचित वर्ग के व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति सही नहीं होती या कई प्रकार की ऐसी कठिनाई हो जाती है कि वो कई प्रकार से प्रभावित रहते हैं। उन बालक एवं बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करना भी हमारा अहम भूमिका होती है, जिसमें दूरवर्ती शिक्षा के लाभों के अंतर्गत इसको ले सकते हैं, जहाँ पर निःशुल्क शिक्षा के माध्यम से भी या कई प्रकार के पत्राचार के माध्यम से या टेलीविजन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से या ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, फिल्म स्टिक के माध्यम से या अन्य कोई यंत्रों के माध्यम से इनको जो भी हमारे चल रहे हैं उनके माध्यम से हम इन वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। ऐसे कई प्रकार के जो लाभ है उनको हम प्रदान कर सकते हैं। तो ये दूरवर्ती शिक्षा के लाभों के अंतर्गत ही माना जाता है। अगला है औपचारिक शिक्षा अभिकरणों के भार को कम करना। औपचारिक शिक्षा अभिकरणों के भार को कम करना सबसे बड़ी भूमिका इसके अंतर्गत मानी जाती है कि आज आप देख रहे हैं कि औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत जो भी विद्यालय से बच्चे जुड़े हुए हैं और विद्यालय से जुड़े हुए हैं उस पर अतिरिक्त भार जो विद्यालय पर आ जाता है। कई प्रकार से विद्यालय में जगह नहीं होती, विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा हो जाती है और विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा होने के कारण पढ़ाई भी बहुत कम हो पाती है या अन्य सुविधाएं हमें नहीं मिल पाती, जहाँ पर विद्यालय की स्थिति सही नहीं हो पाती। तो इन सारी सभी चीज़ों को देखते हुए हमें औपचारिक शिक्षा के अभिकरणों के भार को कम करना, उसके दबाव को कम करना, उसके भार को कम करने के लिए दूरवर्ती शिक्षा का माध्यम बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है। क्योंकि इसके माध्यम से हम औपचारिक शिक्षा के माध्यम से जो भी बच्चे अगर जुड़ रहे हैं और बीच में वो शिक्षा छोड़ देते हैं तो उन शिक्षा से वंचित छात्रों को जोड़ने के लिए दूरवर्ती शिक्षा का लाभ बहुत लाभदायक रहता है। इसलिए हमें औपचारिक शिक्षा के अभिकरण के भार को कम किया जा सकता है। कई प्रकार का ऐसा माध्यम होता है जहाँ पर औपचारिक शिक्षा से व्यक्ति जुड़ना भी चाहता है लेकिन नहीं जुड़ पाता। उन माध्यमों के भार को कम करना भी हमारी दूरवर्ती शिक्षा का एक बहुत अहम लाभ माना जाता है, जहाँ पर हम घर बैठे उनको सुविधा प्रदान कर सकते हैं। जो भी वो कोर्स में प्रवेश लेना चाहते हैं वो कोर्स में प्रवेश ले सकते हैं और कोर्स में प्रवेश लेकर के अपनी उन्नति कर सकते हैं। तो ऐसे कई प्रकार के ऐसे कार्यक्रम हैं जिनके अंतर्गत हम बालक बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ सकते हैं। विभिन्न प्रकार के अभिकरणों के जो भार को हम कम कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के अभिकरणों के माध्यम से हम शिक्षा उन तक घर बैठे पहुंचा सकते हैं। तो इस प्रकार की जो शिक्षा है औपचारिक शिक्षा, वो अभिकरणों के भार को कम करना भी इसका एक माध्यम कहलाता है, एक लाभ कहलाता है। इसलिए हमें औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत हमें निरौपचारिक शिक्षा जो होती है उसके माध्यम से हम इनको पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो ये एक ऐसी चीजें हैं या दूरवर्ती शिक्षा के कई प्रकार के लाभ हम इसमें दे सकते हैं। अगला है अवकाश के समय का उचित उपयोग। अवकाश के समय का उचित उपयोग हम दूरवर्ती शिक्षा के लाभों के अंतर्गत मान सकते हैं। जो भी अवकाश के समय का उचित उपयोग इसी माध्यम से हम ले सकते हैं। आज देखते होंगे जो भी अध्यापक या बालक बालिकाएं या सेवारत है या किसी काम में लगे हुए हैं जहाँ पर वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए नहीं जा सकते, वह अवकाश के समय का उचित उपयोग वो कर सकते हैं। ऐसे अवकाश के समय पर शीतकालीन अगर अवकाश उनका लगता है अध्यापकों का या प्रशिक्षणार्थियों का या अन्य कोई व्यक्तियों का या कोई किसी फैक्ट्री या कारखाने में लगे हुए उनका जब भी कोई अवकाश आता है उसका वो समय का उचित उपयोग उसमें कर सकता है। और दूरवर्ती शिक्षा के माध्यम से उसमें कॉन्टैक्ट प्रोग्राम रख करके ऐसे कार्यक्रम रखे जाते हैं ताकि वो साल भर का कार्यक्रम उसमें उसको बता दिया जाता है, उनसे वो जुड़ सकता है और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर सकता है। तो इसलिए अवकाश के समय का उचित उपयोग करना भी इसका माध्यम कहलाता है कि वो किस प्रकार से अपने समय का सदुपयोग करें, किस प्रकार से समय का सदुपयोग करना चाहिए। और हमें जैसे जैसे हमें विद्यार्थियों की सुविधा के अनुसार जैसे जैसे विद्यार्थियों का अवकाश है उसके अंतर्गत हम ऐसे कार्यक्रम रखते हैं, ऐसे प्रोग्राम बना दिए जाते हैं ताकि विद्यार्थी को कोई कठिनाई न हो, बालक एवं व्यक्तियों को कोई कठिनाई न हो, बालिकाएं एवं महिलाओं को कोई कठिनाई न हो और इन दूरवर्ती शिक्षा से वो जुड़ सकें और लाभ प्राप्त कर सकें और अवकाश के समय का उचित उपयोग वो कर सके।
तो हमें अवकाश के समय का सदुपयोग करने के लिए विभिन्न प्रकार के ऐसे कार्यक्रम पहले से निर्धारित किए जाते हैं जहाँ पर व्यक्ति कोई सेवा में है, सेवारत है, या किसी फर्म पर काम कर रहा है, या कल कारखाने या फैक्ट्री में काम कर रहा है, उसको कब समय मिलता है, कब नहीं मिलता, इन सारी चीज़ों का प्रोग्राम उसके अंतर्गत निर्धारित कर लिया जाता है। उस प्रोग्राम के अंतर्गत ही बालक इनसे जुड़ जाते हैं और जुड़ने के पश्चात वो उनको कोई कठिनाई नहीं हो, उनको कोई नुकसान न हो, इन सारी चीज़ों को लेकर के भी हम इनसे बालक बालिकाओं को जोड़ सकते हैं। तो दूरवर्ती शिक्षा के कई लाभ शिक्षा के क्षेत्र में माने जाते हैं, ताकि बालक बालिका इनसे जुड़ करके कई लाभों को प्राप्त कर सकता है। तो मैंने एक एक बिंदु को आपको समझाने का प्रयास किया है। मैं अब दोबारा से भी आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि सतत शिक्षा प्रदान करने का अभिकरण भी दूरवर्ती शिक्षा का एक लाभ कहलाता है। किसी भी अवस्था को लाभान्वित करने में व्यक्ति इसमें लाभदायक हो सकता है, और व्यक्ति को घर बैठे शिक्षा प्राप्त करने का माध्यम भी दूरवर्ती शिक्षा का लाभ माना जाता है। निरक्षरता उन्मूलन का प्रभावी यंत्र भी इसको माना जाता है कि हम निरक्षरता को साक्षरता में किस प्रकार से बदल सकते हैं। तो ये उन्मूलन का, उसकी रोकथाम के लिए हमें इसका यंत्र माना जाता है। तो ये भी एक दूरवर्ती शिक्षा का लाभ कहलाता है, और व्यावसायिक उन्नति प्रदान करना भी इसका लाभ माना जाता है। और महिला सशक्तिकरण को प्रभावी बनाना भी इसका अहम भूमिका होती है, और दूर क्षेत्रों में शिक्षा का प्रकाश पहुंचाना भी इसका कार्य माना जाता है। विकलांग वंचित वर्ग को शिक्षा प्रदान करना एवं औपचारिक शिक्षा वितरण के भार को कम करना भी इसका लाभ है, और अवकाश के समय का उचित उपयोग करना है। इसलिए मैंने सभी बिंदुओं को एक स्पष्ट रूप से स्पष्टता करते हुए बताया है। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है आपकी समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।